गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज 12 सितंबर 2020 के अपने फाइनल ईयर बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित चीनी विदेश नीति के हम विभिन्न विकास के चरणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि चीन की विदेश नीति और चीन के श्रेष्ठ नेतृत्व ने अपनी विदेश नीति का, विशेषकर जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई 1949 में, जो साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, उसके बाद से लेकर वर्तमान तक जो चीनी विदेश नीति रही है उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसको चीनी नेतृत्व के जिस प्रकार से जो विशेषताएं दिखी उसी प्रकार से इसको अलग अलग चरण में बांटा है। पहला जो चरण है वो है उग्र नीति का युग, जो 1949 से 53 तक चला। इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, किस प्रकार से अपनी विदेश नीति का संचालन किया है और किस प्रकार से अपने हितों की पूर्ति करते हुए चीन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके संबंध में पहले चरण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। ठीक है। दिसंबर 1949 में चीन ने सोवियत संघ से अपने अच्छे संबंध, अपने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। फरवरी 1950 में मित्रता संधि और पारस्परिक सहायता के लिए चीन और सोवियत संघ में संधि हुई। ये तो सिंपल सी बात है कि सोवियत संघ एक साम्यवादी राष्ट्र था और इस दौरान विश्व में शीत युद्ध चल रहा है भयंकर रूप से। ठीक है। तो सोवियत संघ भी चाहता था कि मेरा कोई समर्थक राष्ट्र, मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई राष्ट्र हो। और जब यही इस प्रकार की साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप माओ के नेतृत्व में वहाँ सब कुछ इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो एक साम्यवाद के प्रचार में, साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा सोवियत संघ को बहुत बड़ा एक सहायता मिली और उनका अपनी क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। तो स्वाभाविक ही दोनों देशों के मध्य से समझ कायम होंगे। तो इनके साथ जो फरवरी 1950 में मित्रता और पारस्परिक सहायता की संधि हुई, किस किस के मध्य? चीन और सोवियत संघ के मध्य। नवंबर 1950 में ट्रेड यूनियनों के विश्व संघ के तत्वाधान में पेकिंग में एशिया और ऑस्ट्रेलियाई देशों के ट्रेड यूनियन को जो सम्मेलन था वो बुलाया गया। अब देखिए, मजदूर, आपको पता ही है, साम्यवादी क्रांति, मार्क्स को फॉलो करने वाले, उनके लिए मजदूर यानी ट्रेड यूनियन बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। तो नवंबर 1950 में क्या किया चाइना ने कि ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ा विश्व संघ, मतलब पूरे जितने भी वर्ल्ड के जो ट्रेड यूनियन है, व्यापारिक संगठन है, उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया। और सम्मेलन में लिंग शाओची ने घोषणा की कि हमारे सम्मेलन को समूचे एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति के युद्धों का समर्थन करना चाहिए। मतलब हमारा जो सम्मेलन है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जिन जिन क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय मुक्ति, देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी युद्ध या आंदोलन चल रहे हैं, उनका पूरा पूरा हमें समर्थन करना चाहिए। आप देखते हैं वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपींस, यहाँ पर जो मुक्ति संघर्षों का है उनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी जनता के पथ का अनुसरण करते हुए सशस्त्र संघर्ष द्वारा एशिया के अधिकांश भाग में क्रांति का विकास किया जाना चाहिए। सशस्त्र क्रांति, ध्यान रखना। और चीनी जनता ने जो 1949 में जो क्रांति की है उसी का अनुसरण करते हुए इन देशों को भी इस प्रकार का सशस्त्र संघर्ष करके एशिया के अधिकांश भागों में इस प्रकार की साम्यवादी क्रांति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समझ सकते हो, स्वयं और स्वयं के बाहर भी इस प्रकार से एक उग्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। 1949 में चीनी साम्यवादियों ने अपने दो उद्देश्यों पर सबसे ज़्यादा बल दिया। पहला उद्देश्य ये था कि चीन में से विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त किया जाए। चीन में से जो भी यूरोपीय शक्ति हैं, जो भी विदेशी प्रभाव है, बिल्कुल समाप्त करने का उन्होंने अपनी विदेश नीति में निर्धारित किया। तथा दूसरा ये किया कि चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लिया जाए।
चीन के जो भूभाग है उनका ऐसा मानना था, उसके राष्ट्रीय विदेश नीति के निर्माताओं का ऐसा मानना था कि जो हमारे क्षेत्र हैं हम उनका एकीकरण करेंगे और एक बहुत बड़े विशाल चीनी साम्यवादी शासन के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे। 1950 में चीन ने युद्ध विराम के सब प्रस्तावों को ठुकराते हुए कोरिया युद्ध में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कोरिया का जो वॉर हुआ 1950 में, उसमें जितने भी युद्ध विराम के लिए, शांति बहाल के लिए जो प्रयास किए गए, लेकिन चीन ने उन सभी प्रस्तावों को ठुकराते हुए इस युद्ध में उन्होंने भाग लिया। कोरिया पर आक्रमण के साथ ही चीन ने दूसरी शक्तियों के विरोध की परवाह न करते हुए एक प्रकार से उन्होंने इस नीति को आगे बढ़ाते हुए, अब देखिए, जब उसको कोरिया पर आक्रमण किया तो उसने किसी ने शक्ति की परवाह किए बगैर उसने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए तिब्बत में अपनी सेना भेज दी। 24 अक्टूबर 1950 को पीकिंग रेडियो ने घोषणा की कि तिब्बत को मुक्त करने का सरकार ने आदेश दे दिया। 1952 के उत्तरार्ध में चीन ने कतिपय कारणों से युद्ध की नीति में काफ़ी कुछ परिवर्तन भी जरूरी समझा, उसमें भी परिवर्तन किया। तो ये क्या क्या ऐसे कारण थे जो जिनकी वजह से इनको ये सब परिवर्तन करना पड़ा। पहला ये था कि व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयाँ जो चीन को भोगनी पड़ रही थी। 1952 में स्टालिन ने यह घोषणा की कि पूंजीवाद और साम्यवाद का शांतिपूर्ण सहस्तित्व संभव है। आज तक ये माना जा रहा था कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन स्टालिन ने कह दिया कि अगर हम चाहें तो संभव है हमारा दोनों का सामंजस्य। तीसरी बात, चीन द्वारा अनुभव ये भी करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती उभर सकती है। इसलिए उसने भी ये मतलब अमेरिका की शक्ति को देखते हुए, अमेरिका की जो एशिया में जो शक्ति बढ़ रही है उसको भांपते हुए इस प्रकार से अपना प्रभाव बढ़ाने का सोचा। अगले और भी कारण देखा जाए तो घरेलू कारण, जैसे कोरिया युद्ध में चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा, बहुत नुकसान हुआ, तो इस वजह से वो भी उसने सोचा कि इसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस समय चीन अपनी 5 वर्षीय योजना प्रारंभ कर रहा था। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दूसरों देशों के साथ वो सहयोग की भी अपनी एक आकांक्षा थी कि मैं दूसरे देशों का सहयोग लूँ। इसलिए उसने सोचा कि दूसरे देशों से तभी सहयोग लिया जा सकेगा जब थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना होगा। अगर हम इसी प्रकार से उग्रता के साथ आगे बढ़ते रहे तो हमारे साथ शायद ही कोई दुनिया का देश खड़ा होगा। इसलिए उसने अब थोड़ी सी नीति में बदलाव किया। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी चीनी साम्यवादी क्रांति के तुरंत प्रभाव से वो एक उग्र नीति का सहारा लेते हुए करीबन 3-4 साल तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी विश्व में और सोवियत संघ के साथ, अन्य देशों के साथ अपने प्रभाव को बढ़ाने में और एक विस्तारवादी तरीके से आगे बढ़ने का पूरा ये इस चरण में ये तरीका आजमा रहा है। लेकिन 53 तक आते तक एहसास भी हो जाता है कि मुझे कई ऐसे रीजन हैं जिन वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो थोड़ी सी उसने बदलाव की, एक नीति में परिवर्तन किया। तो अब है जो सेकंड स्टेप है उसमें देखते हैं शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति। अब ये क्यों अपनाई, मैंने आपको कारण पहले ही बता दिया। ये जो चरण है 1954 से 57 तक चला है। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब इस चरण में चीन ने उदार और मृदु नीति अपनाना आरंभ किया। थोड़ा सा उदार हुआ, थोड़ा सा लचीलापन अपनाया अपनी विदेश नीति में। तो इसने क्या किया, सिंपल सा, सबसे पहले चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबर लेने का समझौता किया। अब वस्तु के बदले वस्तु विनिमय की और बात कर रहे हैं। पेकिंग में अक्टूबर 1952 में एशियन और पैसिफिक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। एकदम डिफरेंस, शांति के प्रयास के लिए काम सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल नमनीयता या लोचनीयता का एक तरीका आजमा रहा है। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया कि वे वियतनाम, मलाया और अन्य देशों में युद्ध समाप्त करके संधि वार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौते करवाएं। देखो तो सही, इसने यूएनओ में कहा कि जो वियतनाम, मलाया और कुछ देशों में जो है युद्ध का जो वातावरण है, युद्ध चल रहा है, उसको समाप्त करके या संधि वार्ता करके उसका न्यायपूर्ण समझौता करवाइए। जो भी गतिरोध पैदा हुआ उसको समाप्त करवाइए। जून 1953 में कोरिया में युद्ध विराम की संधि हुई। अप्रैल 1954 में चीन ने तिब्बत के बारे में भारत से संधि की। आपको पता है, बहुत बड़ी याद से पंचशैल के सिद्धांत याद आया आपको, वो यही समझौता था। ठीक है, तो पंचशैल के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया चाउ एन लाई और नेहरू ने, आपको पता ही होगा। चाउ एन लाई ने शांतिपूर्ण इरादों का विश्वास कराने वाली नई दिल्ली में ये घोषणा की कि संसार के सभी देश, चाहे वह छोटे हो या बड़े हो, निर्बल हो या बलवान, विभिन्न सामाजिक पद्धतियों के बावजूद शांतिपूर्ण रीति से रह सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप शक्तिशाली हो कि कमजोर हो, बड़े हो कि छोटे हो, विकसित हो कि अविकसित हो।
नहीं, सब अपने अपने हिसाब से अगर रह सकें तो शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। इसलिए पंचशील के सिद्धांत हमारे दोनों देशों में एक विश्वास कायम करने की एक नींव बनकर काम करेंगे। ये किसने की चाओ एन लाई ने नई दिल्ली में बात की थी। लेकिन ये बहुत दुष्ट राज्य है, इसकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है, कहता कुछ है करता कुछ है। इसलिए आप देखो आगे किस प्रकार से ये परिवर्तित होता है। अब देखिए शांतिपूर्ण शस्त्र की नीति की बात करें इस दौर में, तो चीन ने बांडुक सम्मेलन में भाग लिया जो एशियाई अफ्रो एशियाई एकता के लिए था। ठीक है, इस अवसर पर चाओ एन लाई ने दो कार्यों से अपने को शांति प्रिय सिद्ध किया। ऐसे दो कार्य उन्होंने बताए जिससे दुनिया को एहसास हो, दुनिया को ये संदेश जाए कि हम बिल्कुल शांति प्रिय हैं। पहला क्या किया कि प्रवासी चीनियों के संबंध में इंडोनेशिया से संधि करके उसने ऐसे चीनियों की आकांक्षाओं से त्रस्त एशियाई देशों को आश्वस्त किया। समझे आप? मतलब जो प्रवासी चीनी हैं जो चीन से बाहर अन्य देशों में निवास करते हैं, तो उसके संबंध में इंडोनेशिया से उसने संधि की तथा उसने ऐसे चीनियों की आकांक्षाओं से जो बिल्कुल इन देशों से कुछ त्रस्त या ऐसे और कुछ समस्या थी, उन ऐसे देशों को इस बारे में उन्होंने आश्वस्त किया। दूसरा, उन्होंने ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए उसने संधि वार्ता का प्रस्ताव किया। ठीक है, तो ये दो उसने इस प्रकार के कार्य करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हम बिल्कुल शांति प्रिय हैं। इस समय सर्वत्र चीन की प्रशंसा होने लगी। शांतिवाद पर बल देने वाली प्रवृत्ति को बांडू भावना की खूब चर्चा होने लगी। इसके बाद 1957 तक चीन ने शांति की नीति पर बल देते हुए आगे बढ़ने का काम किया। तो ये जो दौर है 1954 से 57 का, ये एक प्रकार से शांतिपूर्ण संस्कृति का दौर कहा जा सकता है। अब अगला है नई आक्रामक युद्धवाद की नीति। अब देखिए 57 से 69 का जो दौर है, ये पुनः एक प्रकार से नई आक्रामक युद्ध की नीति, एक तनावपूर्ण, एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के रूप में आप वापस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है चाइना। तो देखिए 1957 के बाद चीनी नीति में कठोरता और आक्रामकता के लक्षण कुछ दिखाई देते हैं। पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में बड़ा कड़ा रुख अपनाता है। कौन? चाइना, जो भी पश्चिमी गुट है और पश्चिमी देशों के साथ बहुत कड़ा सख्त रुख अपनाता है। एशियाई देशों के प्रति भी बांडू भावना विलुप्त हो गई। जो बांडू भावना थी कि शांतिपूर्ण, सहस्तित्व, भाईचारा और काफ़ी कुछ जो एक प्रकार के जो कहते थे विकसित अविकसित, बड़ा छोटा वाले की सब भावनाओं को अपन भुलाकर हम एक साथ शांतिपूर्ण रह सकते, ये सब बातें खत्म होने लगी थी। इस नीति को अपनाने के कई कारण थे कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि चीन को आक्रामक युद्धवादी नीति को अपनाना पड़ा। तो उसमें पहला कारण तो ये माना जाता है कि सोवियत संघ द्वारा पहला स्पुतनिक उड़ाकर तथा अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र बनाकर अपनी सैनिक और वैज्ञानिक उन्नति की उत्कृष्टता की धाक बिठाना था। सोवियत संघ ने अपना पहला स्पुतनिक और साथ ही साथ उसने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाकर अपनी सैनिक और वैज्ञानिक उन्नति की जबरदस्त तरीके से धाक जमाई। दूसरा कारण यह था कि सोवियत गुटों के देशों की विलक्षण आर्थिक उन्नति, कि जो भी सोवियत देश थे उन देशों की जबरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी जबरदस्त उछाल आया हुआ था। तीसरा कारण ये था कि 1956 के हंगरी के विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में साम्यवादी नीति में कुछ संशोधन की मांग हो रही थी। हंगरी का जो मैटर हुआ, जो हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद से पूर्वी यूरोप जो भी सोवियत संघ के नियंत्रण वाले देश थे, यहाँ पर भी साम्यवाद की नीति में कुछ संशोधन की जबरदस्त मांग उठी। अतः चीन ने इसका प्रबल प्रतिरोध करते हुए नई आक्रामक नीति का श्रीगणेश कर दिया। 1958 के लेबनान के संकट में, चीन के तट के पास वाले टापुओं के संकट में, बर्लिन संकट में, 1959 के लाओस के संकट में चीन ने जबरदस्त कड़ा रुख अपनाया। ये जो भी घटनाक्रम हुआ शीत युद्ध के दौर में, यहाँ पर चीन ने अपने कड़ा रुख अपनाते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। इसी समय चीन भारत के साथ विवाद में कठोर नीति अपनाने लगा। अब भारत के साथ भी कठोर सख्त रवैया अपनाने लगा। वो 1954 की पंचशील की मूल भावना को भूलने लगा और भारत के साथ कठोरता के साथ पेश आने लगा। तिब्बत में भी उसने कड़ी नीति बरतनी शुरू की। तिब्बत के मामले में भी एक प्रकार से उसने जबरदस्त एक उग्रता के साथ अपनी नीति को लागू किया। 1959 में भारतीय सीमा पर चीन के अतिक्रमण बढ़ने लगे। 1959 से जिस प्रकार से अभी कर रहा है ना हमारे ये जो पैगोंग सो पे और जो फिंगर 432 पे जिस प्रकार से हरकतें कर रहा है, अब तो हम ज़बरदस्त उसका जवाब दे रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारी उपलब्धि ये है कि जो क्षेत्र
मतलब चीन वाले कब्जे में थे, उन छोटियों पर भी भारत की सेना ने कब्जा कर लिया। लेकिन 1959, 60, 61, 62 में हम सब देखते रह गए थे। हमारा इससे पर इन क्षेत्रों पर पूरा दबदबा किनका हो गया था? चाइना का। ठीक है, तो देखिए वो तत्कालीन समय की बात। आज हम बहुत एक सक्षम और एक ताकतवर देश है, दोनों परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंस हैं। तो लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य है कि 1959 में भारतीय सीमा पर चीन के अतिक्रमण बढ़ने लगे। उसने अक्टूबर 1962 में भारी तैयारी के साथ और विशाल सेना के साथ भारत पर सशस्त्र आक्रमण आरंभ कर दिया। एक तरफा युद्ध शुरू कर दिया हमारे अक्षय चीन से लेकर बिल्कुल हमारा जो नेफा, जो आजकल अरुणाचल प्रदेश तवांग वाला क्षेत्र, उसने पूरा हड़प लिया। ठीक है, तो ये उसने भारत पर हमला किया 1962 अक्टूबर 1962 में। आप देखिए, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, नेहरू ने सपने में भी नहीं देखा था कि जो 54 में इतनी मित्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मित्रता का हाथ बढ़ा के हमारी पीठ में चूरा घोंपने का काम किया चीन ने। अब उसका कोई भारत से इतना हित भी नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि मैं उसको इस प्रकार से दबा लूँ कि ताकि आने वाले समय में मुझे चुनौती न दे और मेरे से प्रतिस्पर्धा न कर सके। अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसंबर 1963 में एक नवीन कूटनीतिक अभियान आरंभ किया कि जिस प्रकार से उग्रता के साथ आगे बढ़कर इस प्रकार जो काम कर रहा है, तो 63 में अपनी एक नई कूटनीतिक अभियान को आरंभ किया। चीन का ये विश्वास था कि अफ्रीका महाद्वीप क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार है। वह अपने प्रभाव का विस्तार तीव्र गति से करना चाहता था। अब देखिए उसकी नज़र देखिए, वो एशिया से ध्यान बाहर केंद्रित करना चाहता था। वो समझता था कि जितनी भी जो अफ्रीकी कंट्री हैं, जो गरीब हैं, उपनिवेश रहे हुए हैं और निर्धन राज्य हैं, वहाँ पर इस प्रकार से मेरी साम्यवादी शासन का, ये साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ाकर मैं वहाँ पर क्रांति कराने के लिए जो हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हो गया और वहाँ अपने प्रभाव का विस्तार भी तीव्र गति से करना उसने आरंभ कर दिया। दिसंबर 1963 में चाओ एन लाई अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की 8 सप्ताह तक चलने वाली यात्रा के लिए रवाना हो गए। 8 सप्ताह तक लंबी यात्रा अफ्रीकी देशों में 63 में चाओ एन लाई की। किंतु 1965 के अंत तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि चीन का ये कूटनीतिक अभियान अब सफल नहीं होगा। देखो तो सही, ये तो दुनिया को अपने बाप के बपूती समझते हैं कि बस जहाँ चाहे वहाँ राज करें, जो चाहे इसको अपने कब्जे में ले लें, जिसको चाहे उसको युद्ध कर लें। ऐसे कौन चलने देगा? लेकिन चीनी अपने आप को बड़े सर्वश्रेष्ठ समझते हैं कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इस समय तक नहीं चल पाया इनका ये अभियान। जनवरी 1966 में मध्य अफ्रीका गणराज्य में हुए विद्रोह के बाद चीनी राजदूत, उसके कार्यकर्ताओं और चीन में के कृषि विशेषज्ञों को 24 घंटे के भीतर ही देश को छोड़ने का नोटिस दे दिया। करतूत तो सामने आ ही जाती है, कितना छुपा के रखो। फिर ये जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में जो घटनाक्रम हुआ कि वहाँ के राजदूत को कह दिया कि 24 घंटे के भीतर इस देश को छोड़ दो। इससे 22 दिसंबर 1966 के दमोई में एक सैनिक क्रांति हुई तथा उसने साम्यवादी चीन से अपने कूटनीतिक संबंध भी भंग कर दिए गए। अपने कूटनीतिक संबंध थे वो भी उन्होंने बिल्कुल भंग कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 57 से 69 का जो दौर है, इस दौरान चीन अपनी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत कुछ दुनिया में हस्तक्षेप और अपने प्रभाव को बढ़ाने पर ये सब अपनी नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगला जो है युआन कूटनीति। युआन कूटनीति आप देखेंगे दुनिया में डॉलर डिप्लोमेसी, युआन डिप्लोमेसी, ये सब अलग अलग चलती है। तो इसको लेकर विस्तार से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।